हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। लेक्चर नंबर 17 में आ गए हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है हमारे पेनिनसुलर प्लेटियो रीजन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेटियो या प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र का अब देख लेते हैं। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटियो, डेक्कन ट्रैप के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि डेक्कन ट्रैप की लोकेशन की बात करें तो देखिए, डेक्कन ट्रैप यहाँ पर लोकेटेड है, बहुत ही बड़ा प्लेटियो है, बहुत ही बड़ा सा प्लेटिव है। ठीक है, ये दो हिस्से में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये दो हिस्से में मेजरली डिवाइडेड होगा। ठीक है, हम इसको बोलेंगे नॉर्दर्न डेक्कन और नीचे वाले को बोलेंगे सदर्न डेक्कन। ठीक है, नॉर्दर्न डेक्कन की यदि बात करें, है ना, तो यहां पर कर लेते हैं नॉर्दर्न डेक्कन। नॉर्दर्न डेक्कन की यदि बात करें तो नॉर्दर्न डेक्कन जो है वो स्प्रेड है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, लेकिन इसका नॉर्दर्न एक्सटेंशन एमपी में भी जाता है। ठीक है, फिर उसी का वेस्टर्न एक्सटेंशन कहां पर जाता है हमारा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, एमपी में इसे मालवा प्लेटियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गुजरात में इसे काठियावाड़ प्लेटियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम सदर्न डेक्कन की बात करें तो सदर्न डेक्कन जो लोकेटेड है हमारा वो कहां पर है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र प्लस उसके साथ में कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका कौन सा रीजन, नॉर्दर्न कर्नाटक रीजन में भी ये लोकेटेड है। ठीक है, और डेक्कन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो होता है, जो नॉर्दर्न डेक्कन का ईस्टर्न हिस्सा है, ठीक है, वो जाता है हमारे तेलंगाना तक। ठीक है, तेलंगाना रीजन तक भी ये एक्सटेंडेड है ना। नॉर्दर्न डेक्कन का ही ये पार्ट है जो किस तरफ जाता है, ईस्टर्न साइड में तेलंगाना तक यहाँ पर चले जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटियो यही है, डेक्कन। ठीक है, इसी का पार्ट मालवा भी है, यहाँ पर काठियावाड़ मैंने आपको बताया था, डेक्कन प्लेटियो भी इसी का पार्ट है। ये सदर्न डेक्कन आ जाता है जो कर्नाटका वाला रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि कितना एरिया कवर करता है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है पूरे इंडिया का ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो बॉर्डर है ना, बहुत सारी बॉर्डर यहाँ पर कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जैसे सतपुड़ा रीजन इसके नॉर्थ में है। ठीक है, विंध्याचल इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में, विंध्याचल और सतपुड़ा रीजन आ जाते हैं। ठीक है, महादेव हिल्स की बात करें तो ये भी हमारे कहां पर आ जाता है, नॉर्दर्न पार्ट में आ जाता है। फिर देन आ जाते हैं मैकाल हिल्स जो आ जाते हैं, ये भी सतपुड़ा का हिस्सा है जो ईस्टर्न पार्ट में आपको लोकेटेड है, दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं वेस्टर्न घाट इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट इसके इसी प्लेटियो के वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड में, लेकिन ये पूरी तरीके से ईस्टर्न पार्ट से कनेक्टेड नहीं है ना। ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट आता है, उसके पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्लेटियो आ जाता है, उसके अलावा तेलंगाना प्लेटियो भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, मैंने आपको बता चुका, कर्नाटका, काठियावाड़ रीजन, गुजरात का। ठीक है, इस रीजन में मेजर पार्ट ये है कि इसकी जो हाइट एलिवेशन है वो 600 मीटर है, लेकिन 600 मीटर तो है, लेकिन इसके साथ में वेस्टर्न घाट कनेक्टेड है, इसी के साथ में वेस्टर्न घाट कनेक्टेड है। यदि वेस्टर्न घाट कनेक्टेड है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर। किस तरफ, साउथ में। ठीक है, साउथ में इसकी हाइट 1000 मीटर हो जाएगी जहां पर वेस्टर्न घाट कनेक्टेड होता है। ठीक है, और नॉर्थ में इसकी हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो हम बात करें स्लोप, है ना, यदि हम यहां पर स्लोप की बात करें तो स्लोप किस तरफ है इसका, ईस्टवर्ड स्लोप। किस तरफ का स्लोप है, ईस्टवर्ड स्लोप इसका आता है। और पूरा प्लेटियो जो बना हुआ है बेसोल्टिक इरप्शन से बना हुआ है। अब बेसोल्टिक इरप्शन को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया वाला रीजन, यहाँ पर हमारे छोटे आइलैंड वाला रीजन आपको दिखाई देता है। तो जब इंडिया शिफ्ट होकर यहाँ से गोंडवाना लैंड से आ रहा था, तब जब वो इस रीजन पे पहुंचता है तो अचानक से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फॉल्ट इरप्शन होता है। उस फॉल्ट इरप्शन से बेसोल्टिक मैग्मा यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है, बेसोल्टिक मैग्मा स्प्रेड हो जाता है। इट मींस ऐसा मैग्मा जो क्या होता है, बहुत ज्यादा लिक्विफाई, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है ना, बहुत कम विस्कोसिटी, बहुत कम श्यानता उसकी होती है। इतना पतला होता है कि वो पूरी तरीके से शीट्स के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है। इसको डेक्कन ट्रैप ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि ये सरफेस है, ठीक है, यहां से मैग्मा का इरप्शन होना है और मैग्मा का इरप्शन होकर एक शीट यहां तक बनी, ठीक है, और फिर दूसरा शीट हमारा थोड़ा यहां तक बनेगा, फिर यहां से फिर इरप्शन हुआ, एक और शीट बना, एक और शीट ऐसा बनता है। तो यहां से स्टेप वाइज स्ट्रक्चर बन जाता है। एक यहाँ स्टेप है, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे स्टेप वाइज स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, ट्रैप।
ठीक है। तो ट्रैप मतलब स्ट्रक्चर ऐसा जो क्या है स्टेप वाइज बना हो, या फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ट्रैप बोल देते हैं। इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप, TRAP ट्रैप, दक्कन का पठार या डेक्कन ट्रैप या दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब यहां पर बेसोल्टिक रॉक है। यदि बेसोल्टिक रॉक है, जब बेसोल्टिक रॉक ब्रेक होता है तो उससे बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है। और उसी ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये सभी बातें आपको पता है, क्योंकि जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो सॉइल भी डिटेल में बताऊंगा, फॉर्मेशन सॉइल का बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें ज्यादातर समझ में आएगी। ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया कि बेसोल्टिक लावा से ये बना हुआ स्ट्रक्चर है ना। किससे? सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेसोल्टिक लावा, है ना। जितना लावा निकलता है, दरार से निकलता है, वो फैल जाता है, उसके कारण इस पठार का निर्माण होता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टेप लाइक टोपोग्राफी। अभी मैंने बताया स्टेप लाइक टोपोग्राफी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब क्या हो जाता है कि बहुत सारी रिवर इससे फ्लो हो रही है, जैसे यहां से भीमा हो रही है, भीमा के बाद गोदावरी है, इधर से कृष्णा है, फिर इनके ट्रिब्यूटरी है बहुत सारी। तो उससे क्या हो जाता है, ये प्लेट्यू डिवाइडेड हो जाता है छोटे छोटे सेक्शंस में। ठीक है। तो इसको डिवाइडेड प्लेट्यू, ठीक है, या फिर डाइसेक्टेड प्लेट्यू, ठीक है, के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन में ये डिवाइडेड हो जाता है। रिवर बेसिन या रिवर वैलीज यहाँ पर बन जाती है, जो इसको डिवाइड कर देती है छोटे छोटे डिफरेंट सेक्शन में। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हिल्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे बालाघाट हिल्स आपको दिखाई देगा, अजंता हिल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बालाघाट है, हरिश्चंद्र हिल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यह छोटे छोटे हिल रीजन यहीं पर इसी के सेक्शन में आपको दिखाई देते हैं, जो आपको थोड़े से हिस्टोरिकल प्लेसेस भी होंगे, जैसे अजंता हो गया, अजंता रीजन हो गया। ठीक। तो ये वाले रीजन जो है थोड़े से हिस्टोरिकल एरिया भी है, जहां पर केव्स बनी हुई है, यहाँ पर टेम्पल्स बने हुए हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे 2-4 गैप आपको फेमस दिखाई देती है, जैसे पाल घाट और भोर घाट। मैं आपको वेस्टर्न घाट जब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि पाल घाट गैप कहाँ पर है और भोर घाट गैप कहाँ पर है। तो पाल घाट हो गई, भोर घाट हो गई, उसके बाद नीचे आते हैं तो हमको और भी गैप मिलती है, थाल घाट, भोर घाट। ठीक है। तो ये पासेस हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, मुंबई से पुणे, मुंबई से सूरत और इधर की तरफ जाने के लिए हमको गैप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर की शैलो वैलीज बनी हुई है ना, नदी घाटियां यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई है, वैलीज यहाँ पर है, जिसमें से रिवर फ्लो कर जाती है और एक रिवर वैली कट कर देती है ना। तो इसीलिए ये प्लेट्यू क्या है, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है। इसलिए डाइसेक्टेड प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो फॉर्मेशन की प्रोसेस भी हमने देख ली, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमने देख लिए, उसकी हाइट हमने देख ली, उसका सेक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू भी उसी का ही पार्ट है ना। तेलंगाना प्लेट्यू भी जो है उसी का पार्ट है, लेकिन ये आर्कियन और नीस चट्टानों से बना हुआ है, आर्कियन नीस चट्टान से बना हुआ है। ठीक है। इसका एलिवेशन की बात करें तो 500 to 600 मीटर, और ये जो है ये ईस्टर्न घाट से कनेक्टेड है, ये हिस्सा जो है ईस्टर्न घाट से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है। अब इसका सदर्न पार्ट जो है वो हाई है ना, सदर्न पार्ट जो आ जाता है ये हाई है, और तेलंगाना प्लेट्यू क्या है, यहीं पर लगा हुआ है। ये देखिए तेलंगाना प्लेट्यू, इसी के साथ में जो लगा हुआ प्लेट्यू, पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा, है ना। पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, तेलंगाना प्लेट्यू। लेकिन इसके अंदर 2 हिस्से हैं, पहला को बोल देते हैं तेलंगाना प्लेट्यू और दूसरे को बोलते हैं रॉयल सीमा, है ना। दूसरा आ जाता है रॉयल सीमा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहां पर कौन कौन से प्लेट्यू। तो ठीक है। तो पहला तेलंगाना प्लेट्यू, दूसरा रॉयल सीमा, दोनों की ही एवरेज चीजें यहां पर मैंने आपको बता रखी है। ठीक है। तो गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर इन प्लेट्यू की बहुत ही मेजर रिवर है। उसके अलावा इसको, है ना, और पूना, है ना, पेन्नूर रिवर इसके ऊपर से निकलती है, और ये सब मेजर रिवर है जो यहां आकर मिलती है, प्लस इनको डिवाइड करती है। अब देखो, जहां पर हमारा तेलंगाना प्लेट्यू है, यदि आप यहां पर थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, है ना, मैं ही करवा देता हूं, देखिए यहां फोकस करके देखेंगे तो यहां से एक रिवर निकल रही है, यहां से इस सेक्शन से आपको एक रिवर निकलती दिख रही है, और ये है हमारी कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर क्या कर देती है, प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो ऊपर गोदावरी का बेसिन बन जाता है, नीचे कृष्णा का बेसिन बन जाता है, और ये जो कृष्णा का बेसिन यहां पर बन रहा है नीचे की तरफ, गोदावरी रिवर वाला कृष्णा रिवर, इसके बीच में जो रिवर जा रही है, ये जो बेसिन बन रहा है, ये डिवाइड कर देता है। ऊपर तेलंगाना प्लेट्यू आ जाता है, नीचे रॉयल सीमा आ जाता है। ठीक है। एक तेलंगाना आ जाता है और दूसरा रॉयल सीमा आ जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, तेलंगाना प्लेट्यू हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो रॉयल सीमा हो जाता है। तेलंगाना प्लेट्यू एंड रॉयल सीमा प्लेट्यू अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर,
जो बचा हुआ हिस्सा है कृष्णा रिवर के नीचे, वो रॉयल सीमा प्लेटिव यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आपको समझ में आया होगा, लेकिन दोनों की विशेषता एक ही है, प्रॉपर्टीज दोनों की सेम हो जाती है। ठीक है, और किससे बना हुआ है? धारवाड़ रॉक से बना हुआ है, गोंडवाना रॉक से बना हुआ है। देखो धारवाड़ रॉक मेटेलिक मिनरल्स को निकलते हैं, है ना, धात्विक खनिज निकलते हैं, और गोंडवाना से निकलता है कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये अच्छे खासे खनिज वाला प्लेटिव हमारा यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस वहां पर बहुत अच्छे। उसके अलावा हम यदि बात करें तो ये शेडो जोन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा रेन शेडो जोन बना हुआ है ना, ये पूरा रेन शेडो जोन बना हुआ है। यहाँ पर बरसात क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा पूरा क्या है? रेन शेडो जोन बना हुआ है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट के कारण बरसात इस तरफ नहीं होती, लेकिन ये तेलंगाना प्लेटिव थोड़ा सा दूर है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सा कम हिस्सा जो है रेन शेडो में आता है, और वेस्टर्न साइड से यहाँ पर रेनफॉल होती है, सॉरी ईस्टर्न साइड से यहाँ पर मानसून आता है, और ईस्टर्न साइड के मानसून से यहाँ पर बरसात होती है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 mm के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, बढ़िया सी हमारे लिए बारिश हो जाती है, जिससे यहाँ पर वेजिटेशन क्या है? बढ़िया वेजिटेशन यहाँ पर दिखाई देती है। उसके अलावा इरोजन और वेदरिंग से ये पेनी प्लेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उठा हुआ मैदान, ऐसा मैदान दिखाई देता है जैसे बहुत ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन वो घिस घिस के छोटा हो गया है। इरोजनल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि जिससे वो इरोजनल प्लेन दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं पेनी प्लेन, उत्थापित संप्राय मैदान, उत्थापित संप्राय मैदान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे कर्नाटक प्लेटिव। ठीक है, अब देखो कर्नाटक प्लेटिव जो है ना, कर्नाटक प्लेटिव जो है वो यहां से पूरा दिया हुआ है, कर्नाटक रीजन से लेकर तमिलनाडु वाले रीजन तक। अब इसके अंदर 4 प्लेटिव, ठीक है, पहले बना देता हूं फिर बता देता हूं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चारों प्लेटिव के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये है हमारा बेंगलुरु प्लेटिव। ठीक है, बेंगलुरु और ये मैसूर। ठीक है, ये बेंगलुरु और ये मैसूर प्लेटिव है। ठीक है, और पूरे प्लेटिव रीजन को मैसूर प्लेटिव रीजन ही बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोयम्बटूर और मदुरै, है ना, ये ऊपर वाले दोनों कर्नाटक में आते हैं, और नीचे वाले जो दोनों प्लेटिव है ये तमिलनाडु में आते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दोनों कर्नाटक में आते, नीचे वाले दोनों तमिलनाडु में आते। ठीक है, तो ऊपर कौन सा है? ये मैसूर, ये सॉरी, ये है हमारा बेंगलुरु प्लेटिव, और ये है मैसूर। ठीक है, और ये है हमारा कोयम्बटूर और ये मदुरै। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पर, ये बेंगलुरु प्लेटिव, ठीक है, मैसूर, मैसूर, ये है कोयम्बटूर और ये मदुरै, है ना, मदुरै यहां पर आ जाता है। ये तमिलनाडु का प्लेटिव आ जाता है, ये तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर आपको पता ही तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये आ जाता है कर्नाटक में। ठीक, ये भी हमारा रीजन आ जाता है कर्नाटक, ये कर्नाटक वाला रीजन आ जाता है। तो आपको ये 4 हिस्से जान के रखने, और इसी पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? सदर्न हाईलैंड। इसी पूरे रीजन को क्या बोल देते हैं? सदर्न हाईलैंड, है ना, दक्षिण उच्च भूमि प्रदेश, दक्षिण उच्च भूमि प्रदेश, है ना। तो आपको जब भी लिखने को है दक्षिण उच्च भूमि प्रदेश, तो आपको कर्नाटक प्लेटिव को ही एक्सप्लेन करना है। सभी की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इन सबको क्या कर देते हैं? एक ही साथ में इंक्लूड करके रखा जाता है, और एवरेज। ठीक है, इसलिए पुराने समय पे यदि इनको कोयम्बटूर और ऐसा डिवाइडेड नहीं था पहले, है ना, पहले ऐसा कोई डिवाइडेशन देखा नहीं जाता था, इसलिए इसको पूरी तरीके से मैसूर नाम से जाना जाता था। ये मैसूर रियासत थी। ठीक है, इसीलिए यहां पर मैसूर प्लेटिव के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर महाराष्ट्र का सदर्न पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सदर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेटिव वाला आ जाता है, डेक्कन प्लेटिव, डेक्कन प्लेटिव का सदर्न डेक्कन जो हमने देखा वो भी सदर्न हाईलैंड में थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, और उसी की प्रॉपर्टी मतलब बेसोल्टिक लावा वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाता है। मतलब कर्नाटक का नॉर्दर्न पार्ट, कर्नाटक का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बेसोल्टिक रॉक का बना हुआ है, मतलब वो वॉल्केनिक टाइप का प्लेटिव वहां पर बना हुआ है। और उसका एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 600 to 900 मीटर है। वेस्टर्न घाट के कारण इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको नॉर्दर्न वाले प्लेटिव थोड़ी कम एवरेज हाइट वाले दिखे होंगे, लेकिन आप सदर्न वाले प्लेटिव के बारे में देखेंगे तो ये ज्यादा हाइट वाले। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स निकल रही, बहुत सारी रिवर्स है, तो जो इनको क्या कर देती है? पूरी तरीके से तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, छोटी छोटी वैलीज बना देती है, नदी घाटियां बन जाती है। इसके कारण ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये वेस्टर्न घाट के एकदम पैरेलल है, वेस्टर्न घाट के पैरेलल ही चला आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक।
ठीक है। यदि हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो 1913 है ना, और कौन सी है, मुलानगिरी, कहां पर है, बाबा बूदन पर। ये याद रखिएगा, बाबा बूदन यहीं पर ही एक हिस्सा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पर एक बाबा बूदन, ये देखिए यहाँ पर आप छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बाबा बूदन, और ये इसी का ही हिस्सा है, और ये है मलानगिरी। ठीक है, तो ये कहां पर है, मलानगिरी पर ही बाबा बूदन का है ना। 1913 इसकी हाइट है। ठीक है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कर्नाटक में। कहां पर लोकेटेड है, चिकमंगलूर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है ना, कर्नाटक राज्य में है ये हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी और डिटेल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको बताता हूं, समझा भी देता हूं, और उनकी लोकेशन, ये पूरा फैक्चुअल चीजें हैं ना, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। समझाने का डेटा यहाँ पर कम है, और यहाँ पर हमको जो है रट्टा लगाने वाला डेटा बहुत सारा है। ठीक है, अब उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से है ना, वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे हिल रीजन आ जाते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच वाला हिस्सा है ये। ठीक है, ये कहां पर है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आ जाता है। देखो यहां से ये पूरा हिस्सा यहां पर आ जाता है, तो इधर से ईस्टर्न घाट कनेक्टेड है, इधर वेस्टर्न घाट कनेक्टेड है, और ये बीच में हिस्सा फंस जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ है। और यहां पर यदि हम और ज्यादा हाईएस्ट पीक की बात करें, जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो जाएगी, ठीक है, जो नीलगिरी के पर्वत श्रृंखला के बाजू में आएगी है ना, नीलगिरी के पर्वत श्रृंखला जो है, माउंटेन नॉट है, जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। इधर से वेस्टर्न घाट आता है और इधर से ईस्टर्न घाट आता है, यहां पर दोनों मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं माउंटेन नॉट है ना, इसको माउंटेन नॉट या पर्वतीय गांठ बोला जाता है ना। पर्वतीय गांठ, गठान होती है, जैसे हम नॉट बांध देते हैं वैसा ही, और ये पठार खत्म होता है यहां पर ऐसा, इसके साथ टच होगा ऐसा। तो ये अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड है, और ये ऐसा खत्म होता है यहाँ पर। इधर से वेस्टर्न घाट आ रहा है, इधर से ईस्टर्न घाट आकर ज्वाइन हो जाते हैं, और यहीं से ये पठार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके आगे यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है जो इसको क्या ब्रेक कर देती है, जैसे कावेरी रिवर यहाँ की मेजर रिवर है। कौन सी रिवर, कावेरी रिवर यहाँ की मेजर रिवर हो जाती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से फ्लो हो जाती है बहुत सारी। ठीक है, तो यहां से हम आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन की। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो प्लेन है ना, वो छत्तीसगढ़ का मेजर पार्ट है ना। छत्तीसगढ़ ये हमारा आखिरी प्लेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये यहीं पर लोकेटेड है। अब छत्तीसगढ़ का रीजन कैसा है ना। अब आप बोल रहे हैं कि सर आप तो प्लेटिव पढ़ा रहे थे, प्लेन में कहां से आ गए, क्योंकि ये प्लेटिव का ही हिस्सा है ये प्लेन। देखिए छत्तीसगढ़ के प्लेटिव कैसे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के प्लेटिव ऐसे हैं, ये प्लेटिव है, ये रीजन जो मैं बता रहा हूं, ये रीजन क्या है, ये प्लेटिव है, और बीच में से यहां से निकल रही महानदी निकल के ऐसे छत्तीसगढ़ से ओडिशा में चले जाएगी है ना। ये कौन सी है, महानदी। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, ये हिस्सा है जो धान का कटोरा है। पूरा छत्तीसगढ़ का पठार धान का कटोरा बनके नहीं बैठा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का ये जो फर्टाइल प्लेन है किसका बना हुआ है, उपजाऊ मैदान जो है महानदी का मैदान है ना, महानदी ने जो मैदान बना के रखा हुआ है वो ही क्या है, सबसे उपजाऊ मैदान। अब ये जो पठार है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है दंडकारण्य, ठीक है, दंडक ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है, दंडकारण्य, और नीचे वाला है बस्तर। ठीक है, दंडकारण्य और बस्तर के पठार के दो हिस्सों के रूप में इसको डिवाइड कर देते हैं। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मैकाल रेंज है ना, मैकाल रेंज और ओडिशा के जो हिल्स है उसके बीच में लोकेटेड आता है। ठीक है, इधर की तरफ से मैकाल रेंज आ जाती है छत्तीसगढ़ में, यहां पर है ना, छत्तीसगढ़ में यह मैकाल रेंज आ जाती है। फिर ये ओडिशा इस तरफ आ जाता है, ओडिशा के पर्वतीय श्रृंखला के बीच के, मतलब ईस्टर्न घाट और मैकाल रेंज के बीच में ये लोकेटेड हमारा आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसका बहुत सारा है। राजपूत यहाँ पर थे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर किले बनाए। ठीक है, उसके अलावा यदि ये जो प्लेटिव है ये कैसा है, ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर, पुराने स्टोन स्ट्रक्चर का बना हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पर गोंडवाना है ना, यहाँ पर रॉक स्ट्रक्चर कौन सा मिलता है, गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर कोल। ठीक है, उसके अलावा धारवाड़ रॉक्स भी मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर आयरन भी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयरन और कोल बहुत ज्यादा निकाला जाता है। ठीक है, भिलाई में बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, यदि एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 250 से 330 मीटर, 250 से 330 मीटर का एलिवेशन है। ज्यादा ऊंचा नहीं है क्योंकि डेक्कन से स्लोप लेता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इधर की तरफ क्या हो जाती है, इसकी हाइट थोड़ी सी
कम हो जाती है, 250 से 350 हो जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्लेटिव तो हमने पहले ही बता दिया कि पूरे प्लेटिव को किस नाम से जाना जाता है, दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। पूरे प्लेटिव को किस नाम से जानते हैं, दंडकारण्य के। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, रामायण में इसका जिक्र हुआ है, यहां से राम जी भी निकले थे। ठीक है, और ये बस्तर रीजन से ही कनेक्ट है, प्रेजेंट डे में ये बस्तर रीजन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सेंट्रल इंडिया वाले प्लेटिव रीजन में ये आ जाता है। ठीक है, दंडक ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, दंडकारण्य इसको रखा गया। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हिल्स है, जैसे अबुझमार हिल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, आगे की तरफ और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर हमारा छत्तीसगढ़ के, देखिए अबुझमार हिल्स यहां पर है, जो अच्छा खासा फॉरेस्ट रीजन, अच्छा खासा बढ़िया फॉरेस्ट रीजन है, जहां पर बहुत सारी लोकल ट्राइब्स हमको मिलती है ना, बहुत सारी लोकल ट्राइब्स हमको मिलती है, जैसे गोंड जो एमपी में भी मिलती है, एमपी में भी इसी तरफ मिलती है, और वैसे गोंड यहां पर भी मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुराई ट्राइब्स यहाँ पर मिलती है, अबुझमारिया यहाँ पर ट्राइब मिलती है, फिर उसके बाद हलबास यहाँ पर मिलती है, या फिर हलबा या फिर हलबास। ठीक है, हलबा ट्राइब भी बोलते हैं, हलबा या हलवा। ठीक है, हलबा या हलवा ट्राइब्स भी यहाँ पर मिलती है। तो ये ट्राइबल रीजन है और बहुत बढ़िया फॉरेस्ट रीजन भी हो जाता है ना, क्योंकि ये जो है बस्तर वाला रीजन है, बारिश यहाँ पर ईस्टर्न साइड से होती है, ईस्टर्न घाट से यहाँ पर रेनफॉल होती है। छत्तीसगढ़ में मैं बहुत लंबे समय तक 2 साल तक वहां पर रहा हूं, वहां पर भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां पर मैंने इसके मौसमों को देखा है, मौसम बहुत मतलब एकदम अनस्टेबल है, यहाँ पर हवा आंधी बहुत ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि ईस्टर्न घाट से बहुत पास में हो जाता है। ठीक है, और एकदम से हवा आंधी चलने लगती है, मतलब यदि आप बोले इंस्टेंट चेंज होने वाला यदि एटमॉस्फेयर मैंने कहीं का देखा है, तो मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा देखा है ना, क्योंकि मैं जिस जगह पर ज्यादा रुके रहते हैं वहां पर आपको लोकेशन पता चलती है, वहां का एटमॉस्फेयर पता चलता है। तो लगभग 1.5 से 2 साल में वहां पर रुका। ठीक है, तो दंडकारण्य जो है वो उसका छोटा सा हिस्सा ओडिशा में भी है, तेलंगाना में भी जाता है, आंध्र प्रदेश तक थोड़ा सा एक्सटेंडेड है ना, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका टच होता है। ठीक है, अब दूसरी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये धारवाड़ रॉक से बना हुआ है। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स भी इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसके यहाँ पर मेटेलिक मिनरल मिलेंगे। हमने बता दिया कि यहाँ पर कोल भी अच्छा खासा निकलता है, तो कोल वाला रीजन भी हमारा ये बहुत अच्छा बेस्ट रीजन बना हुआ है। ठीक है, और बाकी सब चीजें आपको इतनी ही याद रखनी। यदि आप इसके अंदर से 10 पॉइंट निकालने में सक्षम हो जाते हैं और फैक्चुअल पॉइंट निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप पूरा आंसर इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंपली, है ना। तो यहां पर हमारे प्लेटिव एंड हो जाते हैं, पूरे प्लेटिव हमारे यहां पर खत्म हो गए। हमने जितना भी प्लेटिव रीजन समझना था उतना खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे क्या प्लेटिव रीजन के दूसरे हिस्से में, प्लेटिव रीजन के अगले हिस्से की तरफ चलेंगे, जो हमारा हो जाएगा कौन से माउंटेन्स। यहां पर मिडिल हाईलैंड की बात करेंगे। मिडिल हाईलैंड मतलब विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, और अरावली की हम यहां पर बात करेंगे। उसके बाद तीसरे हिस्से में चलेंगे जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मैप माइंड्स के साथ बने रहिए। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।